हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल। तो कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि डीटीयू के अंदर एमएससी एडमिशन्स किस तरह से होंगे, आपको कौन कौन से कोर्स के अंदर एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकते हैं, नंबर ऑफ इनटेक क्या रहेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या रहेगी, फ़ी क्या रहेगी। काफ़ी आप लोगों के रिव्यू आए, काफ़ी क्वेश्चंस भी आए। तो उन रिव्यूज़ को और क्वेश्चंस को कंसीडर करते हुए अभी जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ या जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं एनएसआईटी के लिए। एनएसआईटी जिसको पहले हम जानते थे नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बाद में वो इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी बन गया, तो अब उसको नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से जाना जाता है। जिस तरह से डीटीयू एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से एनएसयूटी यानी कि फॉर्मली नॉन एज एनएसआईटी वो भी एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि जो एनएसयूटी है यानी कि एनएसआईटी, उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आपको एमएससी के जो है उनमेन एडमिशन मिलेगा, क्या फ़ी रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एनआईआरएफ रैंकिंग है एनएसयूटी की। कल काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे कि सर इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी आप बताइए, और साथ में हॉस्टल फ़ी और प्लेसमेंट जो है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी और प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए। तो वो कुछ चीज़ें जो मेरे को मतलब मैंने जब सर्च किया, उनके ऊपर रिसर्च किया, तो जो मेरे पास मिल गई, जो मुझे अवेलेबल हो गई, वो मैंने यहाँ पर कंक्लूड की है। जो नहीं मिल पाई है उनको मैंने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है, या उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए भाई, सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ कि कौन कौन से जो कोर्सेज हैं उनके अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है एनएसयूटी के अंदर, या कह लीजिए एनएसआईटी के अंदर, थ्रू सीयूईटी पीजी। तो सीयूईटी पीजी के अंदर अगर एमएससी कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पर 3 एमएससी कोर्सेज के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है, जो जिसमें है एक एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी मैथमेटिक्स, है ना। ये 3 कोर्सेज हैं, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी मैथमेटिक्स। डीटीयू के अगर अंदर बात करें तो वहाँ 4 कोर्सेज थे, वहाँ बायोटेक्नोलॉजी भी था, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। अगर एमए कोर्सेज की बात करें तो 2 एमए कोर्सेज भी यहाँ पर हैं, एक है एमए अप्लाइड साइकोलॉजी और एमए लिटरेचर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन यानी कि इंग्लिश। उसके अंदर आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है एमए के अंदर। खैर फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं एमएससी कोर्सेज का, तो 3 एमएससी कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बात कर लेते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग की। एनआईआरएफ रैंकिंग, हालांकि अलग अलग रैंकिंग्स निकलती हैं, बहुत सारी अलग अलग रैंकिंग्स हैं। मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की मैं बात कर लूँ तो ओवरऑल जो रैंक है सभी कोर्सेज के लिए आउट ऑफ 200 कॉलेज, उसमें ये टॉप इंस्टीट्यूशंस 151 पे ये लाई करता है। बीटेक के केस में ये 200 में से 60 पे आता है ना। बीटेक के कोर्स के अंदर ये जो 200 कॉलेज कंसीडर किए गए हैं एनआईआरएफ रैंकिंग बनाने के लिए 2022 वाली, उसमें 60 पे है। और ओवरऑल कोर्सेज जितने भी कोर्सेज हैं उनमें जो 200 कॉलेज कंसीडर किए जाते हैं टॉप 200 कॉलेज, उनमें ये आता है 151 रैंक पे। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन भी है 151 आउट ऑफ 200 इन इंडिया 2022, 9th इन न्यू दिल्ली एंड 9th इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, बीटेक के केस में सीधी सी बात है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो बहुत अच्छा खासा यहाँ से प्लेसमेंट भी होता है, भयंकर तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खतरनाक हॉस्टल है, खतरनाक एनवायरमेंट है। तो बीटेक में तो डीटीयू भी और एनएसआईटी यानी कि एनएसयूटी भी वो टॉप कॉलेजेस में आते हैं। ओवरऑल यानी कि बाकी के कोर्स भी होते हैं यहाँ, जैसे एमटेक भी हुआ, एमएससी भी हुआ, तो उनके अंदर भी ऐसा बहुत बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। जो 200 कॉलेजेस हैं उनमें ये 151 पे स्टैंड करता है ना, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ नहीं है। बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर एमएससी कोर्सेज हैं उनके इनटेक क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया शुरू में ही कि यहाँ पर 3 कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप एमएससी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है मैथमेटिक्स। तो जो टोटल इनटेक है वो लगभग वही है जो डीटीयू में, यानी कि 60-60-60। डीटीयू में बस एक बायोटेक्नोलॉजी भी था तो टोटल इनटेक 240 हो रहा था, यहाँ पर टोटल इनटेक है 180। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो सेम वही है जो डीटीयू का है, यानी कि अगर आप जनरल से हैं और आपकी बीएससी ग्रेजुएशन के अंदर 55% कम से कम मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए, चाहे आप केमिस्ट्री से हो, चाहे आप फिजिक्स से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो। इनकेस एससी एसटी कैटेगरी तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो रिलैक्सेशन है, मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स इक्विवेलेंट इन क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर
ऑल एमएससी प्रोग्राम्स रिलैक्सेशन 5% का और इक्विवेलेंट सीजीपीए विल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, एसटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन है। बाकी उसके अलावा जितने भी हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो जनरल है, सबकी कम से कम 55% होनी चाहिए बीएससी के अंदर, है ना। आप बीएससी पीसीएम से कर रहे हैं, बीएससी ऑनर्स से कर रहे हैं, कम से कम आपके पास 55% का जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए। अगर आपके 54% भी, कई बच्चों के कमेंट्स थे कि सर हमारे 54% है, हमारा हो जाएगा क्या? नहीं भाई, 55% कम से कम आपके पास होने चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो सर्टिफिकेट लगा दूंगा या लगा दूंगी एनएसएस का या एनसीसी का, तो उससे मार्क्स पे आपके फर्क नहीं पड़ेगा, वो एड ऑन आपकी रैंक बढ़ाने के काम आते हैं। आपकी जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है, क्वालिफाइंग डिग्री है, उसके अंदर कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए। इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस जनरल, एससी एसटी में आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि उनके केस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाएगा वो 55 से रिड्यूस होकर 50% हो जाएगा। रिजर्वेशन यहाँ पर जो है उस सीट्स के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बता देता हूँ। तो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसा कि मैं फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स में जनरल की जो सीट है वो 24 है, केमिस्ट्री में 23 है और मैथमेटिक्स में 23 है। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जनरल की है। उसके बाद अगर मैं एससी में बात करूं तो फिजिक्स में एससी की सीटें 8 हैं, केमिस्ट्री में 9 हैं और मैथमेटिक्स में भी 9 हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं एसटी की, तो फिजिक्स में 4 हैं, केमिस्ट्री में 5 हैं और मैथमेटिक्स में 4 हैं। यदि मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में फिजिक्स में जो सीट्स हैं वो 15 हैं, 16 केमिस्ट्री में है और 16 ही मैथमेटिक्स में है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की सीट की अगर बात कर ली जाए तो फिजिक्स में 6 हैं, केमिस्ट्री में 6 हैं और मैथमेटिक्स में भी 6 सीट्स हैं। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है, सीट का अलोकेशन है, कितनी जनरल को जाएगी, कितनी ओबीसी को जाएगी, कितनी एससी को जाएगी और कितनी एसटी को जाएगी। अच्छा, एक बात मैं आपको ये और बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस हैं, एक है ईस्ट कैंपस, एक है वेस्ट कैंपस, यानी कि जिसको मेन कैंपस भी कहा जाता है। तो ये जो एडमिशन है ये आपको मेन कैंपस में मिलेंगे। हालांकि क्लासेस दोनों कैंपस में लगती हैं, कुछ क्लासेस ईस्ट कैंपस में लगती हैं, कुछ क्लासेस मेन कैंपस में लगती हैं, है ना। तो वो जब आप साइट पर जाएंगे या जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वो दोनों जो कैंपस है वो देख सकते हैं, दूरी पर हैं, दोनों पास पास नहीं है, अलग अलग हैं दोनों कैंपस। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो सीट, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, सीट कन्वर्जन है यहाँ पर आएगा सीट कन्वर्जन। सीट कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ? यदि सीट वैकेंट रह जाती है, यदि सीट वैकेंट रह जाती है तो उनके अगेंस्ट जो एडमिशन होगा वो कैसा होगा? यदि पीडब्ल्यूडी की सीटें खाली रह जाती हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड की जो सीट्स हैं वो खाली रह जाती हैं, तो वो सीट कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? जनरल, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओबीसी की सीट खाली हो जाती है तो वो खाली रह जाती है तो वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। एससी की सीट खाली रह जाती है तो वो पहले कन्वर्ट होंगी एसटी में और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होंगी जनरल में। एसटी की सीट खाली रह जाती है तो वो पहले कन्वर्ट होंगी एससी में और उसके बाद वो होगी जनरल में। ईडब्ल्यूएस की सीट्स खाली रह जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी जनरल में। ये कन्वर्जन का रूल होता है। मतलब कई बच्चे कहते हैं कि सर सीट्स खाली रह गई हैं तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं? तो वो एडमिशन की पॉसिबिलिटी ऐसे बनती है कि पहले वो एससी की जो सीट है वो एसटी में कन्वर्ट होगी, अगर वहां पे भी खाली रह जाती है देन लास्ट में वो जनरल में जाएगी। इसी तरह से एसटी की खाली रहती है तो वो एससी में पहले कन्वर्ट होगी, उसके बाद वो जनरल में जाएगी। ईडब्ल्यूएस की खाली रहती है तो वो बाद में कन्वर्ट होगी जनरल में। ओबीसी की खाली रहती है तो वो जनरल में कन्वर्ट होगी, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस की बात करें तो लगभग वही सेम फीस है जो कि डीटीयू की थी, वही पहले साल 36,800 रुपये और दूसरे साल 42,000 रुपये। लगभग कितना? ये 75,000 से 80,000 रुपये के बीच में आपकी फीस पड़ेगी। 2 साल की 2 साल की जो फीस पड़ेगी वो लगभग 70-80,000 रुपये के आसपास पड़ेगी, जो कि उतनी ही है जितनी डीटीयू की थी। तो इन कंपैरिजन टू डीयू के कंपैरिजन में फीस ज़्यादा है, कम से कम 40,000 रुपये फीस ज़्यादा है, चाहे मैं डीटीयू की बात कर लूँ चाहे मैं बात कर लूँ एनएसयूटी की या एनएसआईटी की। अब आप लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि दिल्ली में ही अगर हमें एडमिशन लेना है तो क्या एनएसआईटी मिल रहा है तो एनएसआईटी में लूँ, डीटीयू मिल रहा है तो डीटीयू में लूँ, या डीयू मिल रहा है तो डीयू में लूँ, है ना। तो उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन डीयू, डीटीयू और एनएसयूटी या एनएसआईटी। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वो वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अभी इस वीडियो में मैं उस चीज़ को बताता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसका कोई सेंस है नहीं। बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की, हॉस्टल्स और प्लेसमेंट की। देखो
सबसे पहले हॉस्टल की बात कर लूँ तो हॉस्टल जो है यहाँ पर 4 तो बॉयज़ हॉस्टल है और 2 गर्ल्स हॉस्टल है। अब ये जो बॉयज़ हॉस्टल है और जो गर्ल्स हॉस्टल है ये एसी भी है और नॉन एसी भी, ठीक है, एसी एंड नॉन एसी दोनों है। प्रायोरिटी जो रहती है, प्रायोरिटी सबसे पहले यहाँ पे जो रहती है वो बीटेक स्टूडेंट्स को रहती है हॉस्टल में, ठीक है। सबसे पहले बीटेक स्टूडेंट्स को रहती है, उसके बाद एमटेक और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो हॉस्टल की प्रायोरिटी रहती है। हॉस्टल की जो फ़ी है वो सालाना शायद 20,000 के आसपास रुपए फ़ी है टोटल, और एक्सक्लूडिंग मैस चार्ज, मैस की जो फीस है वो अलग है। हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, 3 सीटर भी है, 2 सीटर भी हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि अवेलेबिलिटी क्या रहती है, उसके बेस पर आपको हॉस्टल्स मिलेंगे। पहली प्रायोरिटी बीटेक स्टूडेंट्स जो हैं उनको रहती है। उसके बाद अगर हम बात कर ले प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट यहाँ पर हैं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट है, लाइक डीटीयू यहाँ पर प्लेसमेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है तो कंपनीज आती हैं, पर जो प्लेसमेंट है उनमें पहली प्रायोरिटी रहती है बीटेक और एमटेक वालों की, बीटेक एंड एमटेक वालों की। उसके बाद एमएससी वालों को कितना वो चांस देते हैं कितना नहीं देते हैं, उसके वो पूरी चीज़ डिपेंड करती है टीपीओ पर, यानी कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर पर, या कंपनीज पर अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो एमएससी वालों को भी बिठा लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बीटेक एमटेक की तो उनका प्लेसमेंट तो सबका हो जाता है। अब एमएससी वाले बच्चे जो हैं उनके वो कितने होते हैं उनके अंदर, या उनको कितना अलाउ किया जाता है बैठने को, वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। तो वो चीज़ें अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता, हालांकि प्लेसमेंट होते हैं इतना मुझे पता है। तो आई होप आप लोगों को अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मेन चीज़ें जो हैं आपको पता लग गई होगी। फ़ी क्या है एनएससीयूटी के अंदर, नंबर ऑफ इनटेक क्या है, क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो आपको पता लग गया होगा। हॉस्टल्स आपको अगर मिलेंगे तो वो किस तरह से मिलेंगे, क्या उनकी फ़ी रहेगी, प्लेसमेंट का थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो अब दिल्ली के ऑलमोस्ट सारे कॉलेज हम कवर कर चुके हैं, डीटीयू हम कवर कर चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एमएससी फिजिक्स के एडमिशन है उनको हम कवर कर चुके हैं, और आज जो है एनएससीयूटी जो है कवर हो चुका है। अब अगर आपको वीडियो चाहिए कि इन तीनों के अंदर हमें कुछ लेना है दिल्ली के अंदर, तो वो क्या प्रेफरेंस हमें रहनी चाहिए, तो वो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वो वीडियो चाहिए, तो वह वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ एमएससी एडमिशंस होगा उसमें मैं कवर करने वाला हूं बाकी यूनिवर्सिटीज को, लाइक बीएचयू, जेएनयू, राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बीबीएयू। अब मैं वो नेक्स्ट राउंड ऑफ एमएससी एडमिशंस में मैं उन्हें कवर करने वाला। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, पहले वीडियो को लाइक करो और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।